दोस्तों, जिस तरीके से आज के समय में लोग पृथ्वी के संसाधनों का धड़ल्ले से इस्तेमाल कर रहे हैं बिना किसी रोक टोक के, और हर वो चीज करी जा रही है, और वो दिन भी करीब है जब हमें उन चीजों का सामना करना पड़ सकता है जो कि कभी कहानियों में हमने सुनी थी। पर क्या अगर वो चीजें सच में हो जाए तो हमारी दुनिया कैसी होगी? तो अटलांटा महासागर के बीच हम कुछ लोगों को देखते हैं, जिसमें एक जैक है जो अपनी टीम के साथ बर्फ के सैंपल ले रहा है। पर इसी बीच वहां पर एक तेज झटका आता है जिसे एक लंबी दरार बन जाती है और उनकी जो भी मशीन थी वो उस दरार में गिर जाती है। पर सबसे बड़ी मुसीबत यहाँ ये थी कि इनके लिए हुए सैंपल वो भी उसी में जा चुके हैं उस पार। तो जैक छलांग मारता है और अपनी जान की बाजी लगाकर उन्हें ले आता है, क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा कीमती है। सीन शिफ्ट होता और हम न्यू दिल्ली में हो रही वर्ल्ड लीडर की मीटिंग को देखते हैं, जिसमें जैक सभी को बताता है कि वो अंटार्कटिक गया था, जहाँ के सैंपल से उसे पता चला है कि वो सबसे बड़ा ग्लेशियर है, वो इतनी तेजी से पिघल रहा है कि उसका 70% पानी बन गया है। हमें जल्दी ही कुछ करना होगा, वरना ये पूरी दुनिया के लिए बहुत बड़ा खतरा बन सकता है। और इसका अंजाम क्या होगा आप सभी जानते। इतने में यूनाइटेड नेशन का चीफ कहता है कि इसमें तो बहुत पैसा लगेगा, कौन देगा इतना पैसा, क्या कोई कंट्री इसके लिए तैयार है? और ये सुनते किसी का हाथ नहीं उठता। जो देख जैक ने कहा कि आने वाले समय में धरती का तापमान इतना गिर जाएगा कि एक आइस एज की शुरुआत होगी, सूरज से कई सालों तक नहीं निकलेगा, लोग भूख और ठंड से मारे जाएंगे, और ऐसे में अगर हमने कोई फैसला नहीं लिया तो इसका अंजाम बहुत भयानक होने वाला है। इसमें हमारी पूरी धरती पानी में डूब सकती है। 2 महीने बाद हम एक वेदर रिपोर्ट को देखते हैं, जिसमें अचानक से एक जगह का तापमान 13 डिग्री गिर जाता है। जो देख वो आदमी अपने सीनियर को बुलाता है। इस बीच दुनिया के दूसरे कोने यानी कि टोक्यो में हम देखते हैं कि काफी टाइम से बारिश लगातार होती जा रही है, लेकिन आज कुछ बहुत ही अजीब होता है। आसमान से बड़े बड़े बर्फ के टुकड़े गिरना शुरू हो जाते हैं, जैसे कोई ऊपर से उन्हें फेंक रहा हो, और इसमें कई लोग घायल भी हो जाते हैं, पर किसी को कुछ पता नहीं था। दूसरी ओर जैक जो अपने घर लौट आया, उसे पता चला कि उसका बेटा हेनरी, जो काफी इंटेलिजेंट है, पर उसे स्कूल में फेल कर दिया गया। जो जानकर जैक भी हैरान था कि ऐसा कैसे हो सकता है, क्योंकि वो तो खुद अपनी टीचर से ज्यादा समझदार है, जिसके चलते वो उसकी टीचर को बहुत सुनाता है कॉल पर। लेकिन आज हेनरी को न्यूयॉर्क भी जाना है एक क्विज शो के लिए, इसीलिए वो प्लेन में चढ़ता है और कुछ देर बाद प्लेन में किसी भारी झटके का एहसास होता है, जिससे सभी डर जाते हैं। लेकिन फिर अचानक सब कुछ शांत हो जाता है और फिर ये न्यूयॉर्क भी पहुंच जाते हैं। वहां बहुत ही ट्रैफिक लगा था, इसीलिए सभी बच्चे टैक्सी से उतरकर पैदल जाने लगते हैं। लेकिन तभी हेनरी को आसमान में कुछ बहुत ही डरावना दिखाई देता है। लाखों की तादाद में चिड़िए चिल्लाते हुए दूसरी ओर भाग रही थी, मानो उन्होंने कुछ ऐसा देख लिया हो जो सभी को बताना चाह रही है। लेकिन किसी को फिर भी कुछ पल्ले नहीं पड़ता। उन्हें लगता है कि शायद ठंड के कारण वो दूसरी जगह पर जा रही है। खैर, अब ये अपने कंपटीशन के लिए चले जाते हैं। शो को शुरू किया जाता है। उधर हम एक और सीनियर प्रोफेसर को देखते हैं, जो उस जगह पर पहुंचते हैं जहां से उन्हें उसे आदमी ने कॉल किया था, जिसने सबसे पहले उस गिरते हुए तापमान को देखा था। जब प्रोफेसर इस चीज को देखते हैं तो उन्हें लगता है कि शायद ये कोई मैकेनिकल ग्लिच हो सकता है, लेकिन ये चीज एक नहीं बल्कि 4 जगहों पर हो रही है, जो काफी डराने वाली बात है। इतनी तेजी से तापमान कैसे गिर सकता है? उधर न्यूयॉर्क में मौसम लगातार बिगड़ता जा रहा है। तेज तूफान के साथ अब भारी तूफान आने की भी संभावना बढ़ सकती है। वहीं प्रोफेसर फौरन जैक को कॉल करते हैं, क्योंकि उस दिन दिल्ली में हुई मीटिंग में वो सभी शामिल थे। वो जैक से कहते हैं कि जैसे तुमने कहा था, महासागर में अब तापमान गिरेगा। उत्तरी दिशा से तेज हवाएं चल रही हैं और जो ग्लेशियर पिघल रहे हैं वो अब पानी भी बन चुके हैं। जैक कहता है कि ऐसा मुमकिन नहीं है, ऐसा होने में तो कई 100 साल बाकी है। लेकिन जब वो प्रोफेसर की भेजी हुई रिपोर्ट्स को देखता है तो उसके तो पैरों नीचे जमीन खिसक जाती है। ये सब कुछ सच में हो रहा था। जैक का कहना था ये जो कुछ भी हो रहा है वो 10,000 साल पहले हुआ था, पर अब इसका क्या सोल्यूशन है उन्हें खुद नहीं पता। उधर हम देख पाते हैं कि मौसम विभाग वाले सभी को कह रहे हैं कि जो कोई भी लॉस एंजलिस में रहता है वो वहां से बाहर आ जाए, क्योंकि उसकी ओर 70 किलोमीटर की स्पीड से हवाएं आ रही है जो सब कुछ उड़ा कर ले जाएंगी। ये बात सच भी है, क्योंकि जब हम उन नज़ारों को करीब से देखते हैं तो एहसास हो जाता है कि ये वाकई में बहुत ही ज़्यादा भयानक है। एक दो नहीं बल्कि कई सारे टोर्नाडो लॉस एंजलिस को जड़ से उखाड़ कर फेंक रहा है, जिसमें न जाने कितने हजारों लोग मारे जाते हैं। सारी वापस आने वाली फ्लाइट को कैंसिल कर दिया जाता है, यानी कि हेनरी अब वहीं पर फंसा रह गया। उधर अब मीटिंग का सिलसिला बढ़ जाता है, क्योंकि वो तूफान थोड़े समय के लिए थम चुका था। इस बीच उस मीटिंग में यूनाइटेड नेशन के हेड भी शिरकत लेते, जिनके सामने जैक बताता है जो कुछ भी आप लोग अभी देख रहे हैं वो मेरी थ्योरी के हिसाब से 100 साल बाद होने वाला था,
लेकिन मैं ये गलत था, क्योंकि उत्तरी महासागर की चट्टानों में दरार पाई गई है जिससे कि न जाने कितने बड़े बड़े ग्लेशियर पिघल गए, और उसमें से जो पानी निकला होगा वो कितना ठंडा और कितना ज़्यादा हो सकता है आप अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते। पर उसकी बात पर कोई भी ध्यान नहीं देता, पर जाते जाते वो सभी से कहता है कि हम अभी एक भयानक क्लाइमेट चेंज के एकदम किनारे पर बैठे हुए, तो सभी तैयार हो जाओ, बहुत कुछ बदलने वाला है। कुछ ऐसे लोग थे जो उसकी बात से सहमत थे, इसीलिए वो उन्हें अपने साथ चलने को कहता है, जो जाकर वहां पर कई घंटे रिसर्च करके जो खुद बनाए हुए मॉडल की मदद से जानकारी इकट्ठा करता है। दिन अगले दिन वो वाइस प्रेसिडेंट के पास जाकर उन्हें समझाने की कोशिश करता है कि उन्हें जल्द से जल्द शहरों को खाली करवाना होगा, क्योंकि अगले 20 से 25 दिन में कुछ ऐसा होने वाला है जिसकी उम्मीद किसी को नहीं होगी। लेकिन प्रेसिडेंट उसे ये कहकर ठुकरा देते हैं, तुमने यही चीज़ दिल्ली में भी कही थी, जो कुछ भी 100 साल बाद होने वाला है, पर तुम्हारी बात, तुम्हारी थ्योरी गलत निकली, इसीलिए मैं कोई बात पर भरोसा क्यों करूं। उनकी बातों से बेचारा जैक मायूस हो जाता है। उसे पूरा अंदाजा है कि दुनिया पलटने वाली है। एक और हम लंदन की रॉयल फैमिली को देखते हैं जो 3 हेलीकॉप्टर से रशिया की ओर जा रहे हैं, लेकिन अचानक से वहां का तापमान गिरने लगा, जिसके कारण ये हुआ कि जिस हेलीकॉप्टर में वो सभी थे वो ठंड के मारे जम गया और काम करना बंद करने लगा। उसे कुछ ही देर बाद किसी का कोई अता पता नहीं चला, न जाने वो कहाँ बर्फ के नीचे दफन हो गए, पूरा रॉयल परिवार। वहां जैक अभी भी अपनी रिसर्च में लगा हुआ था। किसी भी हाल में उसे इसकी जड़ तक जाना है और पता लगाना है कि ये कब तक खत्म हो जाएगा सब कुछ। लेकिन वहां न्यूयॉर्क में तो चीजें बदलना शुरू हो गई है। बारिश बहुत ही तेज हो गई है, सीवर भी ओवरफ्लो होने लगे हैं। महासागर से एक लहरों का बवंडर इनकी ओर आ रहा है। हेनरी फौरन भागकर एक बिल्डिंग में जाता है, लेकिन बीच रास्ते में वो फंसे हुए लोगों की जान भी बचाता है। उधर हम उस नज़ारे को देख पाते हैं जो शायद आने वाले कल में सच भी हो जाएगा। समुंदर अपनी सतह छोड़कर अपने पुराने रास्ते की ओर आना शुरू कर दिया। स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी पानी में समा गई है। पूरा न्यूयॉर्क देखते ही देखते पानी में डूब जाता है। दूसरे सीन में जैक को पता लगता है कि अगले 24 घंटे में 3 और बवंडर हैं जो किसी बुर्ज खलीफा जितने बड़े हो सकते हैं, वो इसी ओर आ रहे हैं। वो प्रोफेसर को रिपोर्ट सेंड करता है और इन्हें इस बारे में आगाह करता है। ये टोर्नाडो 48 घंटे में पूरी दुनिया में फैल जाएंगे और जब ये ठंडे हो जाएंगे और अगर हमारी किस्मत में जिंदा रहा तो एक नई पृथ्वी को हम देख पाएंगे जो कि बर्फ की चादर से ढकी होगी और तापमान होगा -70 डिग्री के पार। आप जितनी जल्दी हो सके वहां से निकल जाएं, क्योंकि वो आपकी ही ओर आ रहा है। लेकिन प्रोफेसर ये कहकर मना कर देते हैं कि अब बहुत देर हो गई। वहीं दूसरी ओर हेनरी अभी खुद की जान बचाने में लगा हुआ है। इधर से जॉन उसे बार बार संपर्क करने की कोशिश कर रहा है, जो कि हो भी जाता है। इसीलिए वो अपने डैड से पूछता है क्या ये सब जो कुछ भी हो रहा है वहां भी वही हाल है। तो वो कहते हैं कि हाँ, ये सब अभी चलता रहेगा, थोड़े टाइम तक तुम्हें खुद को संभालना होगा। जितना हो सके घर के अंदर रहो और कोशिश करना कि बाहर ना निकलो, क्योंकि तापमान बहुत ही तेजी से गिर रहा है। हेनरी के साथ उसकी साथी एंजेलिना भी होती है, जो उसे फौरन इस ओर आने को कहती है। क्योंकि पानी बढ़ रहा है इसीलिए वो उन्हें अलविदा कहकर इस ओर आ जाता है। पर उसके माता पिता को खुशी मिलती है कि कम से कम उनका बेटा तो जिंदा है, क्योंकि न्यूयॉर्क की आधी से ज्यादा आबादी मारी जा चुकी है। तभी वहां पर मौजूद लोगों को किसी बड़ी सी चीज की टकराने की आवाज आती है। वो लोग फौरन बाहर देखते हैं खिड़की से, तो हैरानी से उनकी आंखें फट जाती है। दरअसल एक विशाल कार्गो शिप अब न्यूयॉर्क की सड़कों पर चल रहा था। उधर अब जैक डिसाइड करता है कि वो अपने बेटी को बचाने के लिए न्यूयॉर्क जाएगा, वरना वो मारा जाएगा। हालांकि ऐसा करने के लिए उसके साथ ही उसे रोकते हैं, पर वो नहीं रुकता। लेकिन इतने में वहां पर उसका एक सीनियर आता है जो उसके साथ नासा में काम करता है। वो जैक को बताता है कि प्रेसिडेंट उसे बात करना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि तुम उन्हें समझाओ कि क्या करना है। हालांकि पहले तो जैक नहीं मानता, लेकिन बाद में उसे जाना पड़ता है। वहां वो सभी से कहता है कि ये तूफान अब अगले 10 दिन तक ऐसे ही चलता रहेगा। जब ये खत्म होगा तो हम उस दौर में चले जाएंगे जब अमेरिका जैसी कोई चीज हमारी पृथ्वी पर थी ही नहीं, यानी कि आइस एज में। प्रेसिडेंट पूछते हैं कि अब हमें क्या करना चाहिए, तो वो कहता है कि हमें अब दक्षिण की ओर जाना चाहिए जितना हो सके, पर अभी भी कुछ लोग हैं जो उत्तर की ओर फंसे हुए। लेकिन उसका कहना था कि वो जगह किसी कब्रिस्तान जैसी बन गई है। अगर आपने किसी को वहां भेजा तो कभी वो वापस नहीं आएगा। हम दुआ कर सकते हैं कि वो बस घरों में रहें। वहां से हेनरी के पास जाने के लिए वो निकलता है और यहाँ प्रेसिडेंट ऑर्डर देते हैं कि आर्मी को कहो कि जितना हो सके उत्तर की ओर लोगों को लेकर जाए। लेकिन अब इन्होंने पूरे अमेरिका को एक दूसरी जगह लेकर जाना है, वो भी कुछ ही दिनों में। और ये बहुत बड़ी बात है, एक असंभव जैसा टास्क है। वह हेनरी जिस बिल्डिंग में ठहरा हुआ था वहाँ कई और लोग भी रुके हुए थे जो कि भूख और ठंड से परेशान थे।
पर एक दिन वो बाहर देखते हैं जो पानी बहकर आया था वो पूरी तरह से जम चुका है। इसीलिए सभी लोग अब सरकार के आदेश पर दक्षिण की ओर बढ़ रहे थे, क्योंकि वो वहाँ सेफ है। पर उनके जाने का तरीका गलत है, वो इतनी ठंड में पैदल नहीं जा सकते। ये बात हेनरी वहाँ मौजूद सभी लोगों से भी कहता है। सभी उनके साथ जाने लगते हैं, लेकिन हेनरी अपने दोस्तों के साथ वहीं रुकता है, क्योंकि उसके पिता ने कहा था कि वो भी आएंगे। वो जितनी देर घर में रहेंगे उसके लिए उतना ही बेहतर। इसीलिए वो लोग किताबों को जलाकर थोड़ा शांति लेते हैं और इंतजार करते हैं। मगर उसका दोस्त सैम उसे कहता है कि तुम्हारे डैड नहीं आने वाले, क्योंकि उत्तरी एरिया पूरी तरीके से बर्बाद हो चुका है। पूरा लॉस वेगस 15 फीट बर्फ के नीचे है, कैसे आएंगे? लेकिन हेनरी को यकीन था कि वो जरूर आएंगे, इसीलिए वो उसी उम्मीद में रहता है। इधर हेनरी अपनी पुरानी टीम को लेकर निकल जाता है, क्योंकि उन सभी को पता है कि ऐसी बर्फीली जगहों पर कैसे जिंदा रह सकते हैं। लेकिन रोड्स पर कई फीट मोटी बर्फ जमी है, जिसके कारण इनकी कार वहां फंस जाती है और निकलने का नाम ही नहीं लेती। और इसी वजह से वो लोग उसे छोड़कर आगे पैदल ही बढ़ते। इन्होंने अपने शरीर को पूरी तरह से ढक रखा है, इसीलिए इन्हें कुछ भी दिखाई नहीं देता आगे क्या है। और इसके चलते जो सबसे पीछे बंदा चल रहा था वो एक शीशे पर पैर रख देता है, जो कि टूट जाता है और वो सभी उसके अंदर जाने लगते हैं, क्योंकि वो एक दूसरे से बंधे हुए थे। लेकिन जैक आखिरी समय पर हुक लगा देता है, जिसके कारण वो रुक जाते। लेकिन उन्हें अब अपना सारा सामान नीचे छोड़ना पड़ेगा, जिसमें इनका खाना पानी भी था और भी बहुत कुछ। हालांकि जैक का दोस्त उन सामानों को नहीं छोड़ रहा था, लेकिन जैक उसे समझाता है कि अगर तुमने उसे नहीं छोड़ा तो हम सब मारे जाएंगे। वो उसकी बात को मान लेता है, जिसके बाद वो आगे बढ़ने लगते हैं। वहीं हेनरी, जो कि अब परेशान है क्योंकि उनकी किताबें खत्म होने वाली है। इस बीच एंजेलिना उसे अपने पास बुलाती है। दरअसल दोनों ही एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। हेनरी तो उसके लिए यहाँ पर रुका है, क्योंकि एंजेलिना के पैरों में चोट लगी है, इसीलिए वो चल नहीं सकती। पर इससे बड़ी एक और मुसीबत थी। अब उसके पैर का वो इन्फेक्शन बढ़ता जा रहा है और उन्हें जो दवा चाहिए वो उनके पास है ही नहीं। पर तभी सैम उसे बताता है कि शिप यहाँ आया है वो कार्गो है, शायद उसमें हमें वो चीज़ मिल जाए जिसकी तलाश। ये लोग अपने आप को जितने भी कपड़े होते हैं उनसे पैक कर लेते हैं और फिर उस शिप पर पहुंचते हैं। लेकिन जब लौट रहे होते हैं तो इनके ऊपर 2 भेड़िए हमला करते हैं, जो कि जू से बाहर आ गए थे। वो इन पर हमला तो करते हैं, जिसमें इनका एक दोस्त घायल हो जाता है। इसीलिए ये लोग उसे घसीट कर जैसे तैसे लेकर अंदर आते हैं। इस बीच हम पृथ्वी के बाहर कुछ एस्ट्रोनॉट को देखते हैं, जो बाहर से इस तूफान को देखते हैं तो उनके लिए किसी भयानक सपने से कम नहीं था। पूरी पृथ्वी बर्फ की चादर से ढक चुकी थी। जैक के सारे साथी मारे जा चुके हैं सिवाय उसके। लेकिन अब ये आगे नहीं जाएंगे, क्योंकि अभी तूफान पूरे उफान पर है। इसीलिए वो वहीं कैंप लगा लेते हैं और आराम करते हैं। जब 2 दिन बाद तूफान थोड़ा शांत होता है तो ये बाहर निकलते हैं। जब उस नज़ारे को देखते हैं तो आश्चर्यचकित हो जाते हैं, क्योंकि वो जगह किसी बर्फ के शहर जैसी हो गई। सब कुछ बर्फ में ढक गया है, जम चुका है। जो बड़े बड़े शिप वहीं जमे पड़े हैं। ऊंची ऊंची इमारतें अब दिख नहीं रही है। लेकिन हेनरी को तो अभी भी अपने बेटे के पास पहुंचना है किसी भी हाल में, इसीलिए वो आगे बढ़ना शुरू करता है। अपने साथ ही बीच में उन्हें कई सारे लोगों की लाशें मिलती हैं, जो कि दक्षिण की ओर पैदल जा रहे थे और रास्ते में वो मारे गए ठंड की वजह से। बड़ी ही मुशक्कत करके इन्हें वो लाइब्रेरी मिल जाती है, जिसके अंदर ये सभी आसरा लिए हुए थे। लेकिन अंदर जाने पर वहाँ किसी की भी आवाज़ नहीं आ रही थी। हेनरी टॉर्च को इधर उधर मारता है, तभी उसे एक कमरे से रोशनी आती हुई दिखाई देती है, जहां पर वो सभी आग जलाकर सो रहे थे। हेनरी जब अपने पिता को देखता है तो फौरन जाकर उनसे गले लग जाता है और कहता है कि डैड, आपने कर दिखाया, थैंक यू सो मच। दोनों बाप बेटे इमोशनल हो जाते हैं और रोने लगते हैं। इसके बाद वहां इन्हें बचाने के लिए हेलीकॉप्टर आते हैं। वही हमें दूसरी ओर दिखाया जाता है कि जो वाइस प्रेसिडेंट है अब वो प्रेसिडेंट बन चुके हैं, क्योंकि फॉर्मर प्रेसिडेंट की तूफान में मौत हो गई है। सभी लोग अभी मेक्सिको में जा रहे हैं, जहां वो स्पीच देते हैं और कहते हैं कि मैंने बहुत गलती कर दी जैक की बात को नज़रअंदाज करके, लेकिन मैं ये कहना चाहूँगा और हमने एक और गलती करी है, प्रकृति को बर्बाद करके। अगर हम सही कदम पहले उठा लेते तो ये कभी ना होता। लेकिन आज के बाद हम अपनी पूरी जान लगा देंगे अमेरिका को वापस खड़ा करने में। इस हादसे से हर किसी को सीख मिल जाती है कि सब कुछ ऊपर वाले का बनाया हुआ है, उससे ज़्यादा शक्तिशाली कोई नहीं है। अगर उसका कहर बरसेगा तो अमेरिका जैसा देश, ताकतवर देश भी मिट्टी में मिल जाएगा। इसीलिए कहते हैं कि नेचर को बचाओ, तभी वो तुम्हें बचाएगा। वेल, आपको कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच वॉचिंग। पीस आउट।